हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम ज्ञान के वर्गीकरण के आधारों के बारे में अध्ययन करेंगे। अपनी जो पिछली क्लासेस थी उनमें हमने ये पढ़ा था कि ज्ञान का वर्गीकरण क्या होता है, उसको क्यों किया जाता है और ऐसे क्या गुण होते हैं जिनको ध्यान में रखकर हम ज्ञान को वर्गीकृत करते हैं ताकि हम ज्ञान के विभिन्न स्वरूपों को एज ए होल समग्र के रूप में बच्चों को दे सकें। ज्ञान का वर्गीकरण करने के लिए और उसके सभी स्वरूपों को बिल्कुल व्यवस्थित रूप में बच्चों तक समयानुसार पहुंचाने के लिए हम कुछ आधारों का चयन करते हैं और उन आधारों को ध्यान में रखते हुए हम ज्ञान की अलग अलग संरचनाओं को बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इससे पहले यह बात समझ लेना बहुत आवश्यक है कि ज्ञान को वर्गीकृत जो किया जाता है इसका बच्चों के लिए क्या उद्देश्य होता है, और यदि हमने उपयुक्त आधारों का चयन नहीं किया तो हमारे जो उद्देश्य हैं ज्ञान के वर्गीकरण से संबंधित उन पर क्या प्रभाव आता है। इसको समझने के लिए हम इस बात को समझ सकते हैं कि हमने ज्ञान का वर्गीकरण किया क्यों। हम लोग ज्ञान का वर्गीकरण जो करते हैं उसका प्रमुख उद्देश्य हमारे सामने ये होता है कि हम जो ज्ञान बच्चों को देना चाह रहे हैं, जिस ज्ञान को देने के लिए हमने बच्चों के शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रमों को बनाया है, उनके लिए अलग अलग चीज़ों को विषय वस्तु के रूप में पहुंचाने के लिए सोचा है, उसका प्रमुख उद्देश्य है बच्चे का सर्वांगीण विकास। विद्यालयों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसके संबंध में यही होती है कि बच्चे का इस प्रकार से विकास किया जाए कि बालक के जो भी है वो पढ़ने के बाद हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए या ये सोचें संपूर्ण विश्व के लिए एक परिपूर्ण व्यक्तित्व बनकर बाहर आ सके, या हम कह सकते हैं एक पूरा व्यवस्थित व्यक्तित्व जो कि सारे उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सकता हो और एक नागरिक की भूमिका का सही ढंग से वहन कर सकता हो। और यदि बच्चे को पढ़ाना सिर्फ उसको एक औपचारिक शिक्षा देना नहीं है तो फिर हम चाहते क्या है कि हम बच्चे को उस शिक्षा के माध्यम से जो भी ज्ञान बच्चे को देना चाहते हैं उसका जो अंतिम लक्ष्य है या अल्टीमेट गोल है वो बच्चे को एक समाज के लिए और राष्ट्र के लिए उत्तरदायित्वपूर्ण नागरिक के रूप में तैयार करना होगा। और यदि हमारा लक्ष्य बच्चे के लिए इतनी बड़ी भूमिका को तैयार करना है तो हमारा जो उद्देश्य और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम जो ज्ञान बच्चे को दे रहे हैं वो ज्ञान इस रूप में वर्गीकृत किया जाए कि वह बच्चे को एज ए होल एक समग्र के रूप में प्राप्त हो और साथ ही किसी भी त्रुटि की उसमें कोई भी संभावना ना हो और वह हमारे उद्देश्यों को पूर्ण करने में हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित हो। ज्ञान की जिन संरचनाओं को हम बच्चे को देना चाहते हैं उन संरचनाओं को देने के पीछे हमारा लक्ष्य बच्चे को ज्ञान के समग्र के बारे में समझाना और साथ ही साथ बच्चे को एक ऐसा ज्ञान देना जो कि सार्वभौमिक स्तर पर मान्य हो। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि बच्चे को हम जो ज्ञान देना चाहते हैं हम उसके अंदर अलग अलग स्वरूपों का समावेशन तो करेंगे, अलग अलग विषयों को हम उसको पढ़ाएंगे और हम उसको एक समग्र के रूप में प्रस्तुत करें ताकि बच्चा ये महसूस कर पाए कि उसको एज ए होल सभी चीज़ों का ज्ञान है, परंतु वह
इन चीज़ों में अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करने के लिए परेशान ना हो जाए। इसका अर्थ ये है कि जब हम एक बच्चे के व्यवहार को व्यवस्थित समझते हैं या हम कहते हैं कि बच्चे का विद्यालय वातावरण के अनुसार समाज में या परिवार में जो भी उसका व्यवहार है संतुलित व्यवहार है, तो इसका अर्थ हम इस बात से लगा सकते हैं कि बच्चा अपने अंदर धार्मिक गुणों को, आध्यात्मिक गुणों को, नैतिक गुणों को, उसके शिक्षा संबंधित चीज़ों को, उसके परिवार के आदर्शों को, संस्कृति से आए हुए गुणों को, सभी चीज़ों को अपने अंदर क्या कर लेता है, समाहित कर लेता है और उसका व्यक्तित्व इस रूप में हमें प्रदर्शित हो रहा है। तो हमारा कार्य क्या है कि जब हम ज्ञान को वर्गीकृत करते हैं तो अपने इन सभी उद्देश्यों को उसके अंदर इस रूप में समाहित करें कि जो ज्ञान हम अपने बच्चों को देना चाह रहे हैं वो बच्चे के सामने समग्र या एज ए होल के रूप में बच्चे के सामने जाए। और इसके लिए हो सकता है हमें कभी कभी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का भी सहारा लेना पड़ सकता है, जिसमें कि हम कुछ कला संबंधित, विज्ञान संबंधित, अर्थ संबंधित, राजनीति संबंधित विषयों का उसके अंदर समावेश करते हैं, उसको गणितीय ज्ञान देते हैं ताकि बच्चा अपने जीवन के लिए परिपक्व रूप में तैयार हो पाए। साथ ही साथ ये पूरा प्रयास किया जाता है कि जो ज्ञान बच्चे को दिया जा रहा है वो ज्ञान सार्वभौमिक ज्ञान हो। हम ये तो प्रयास करते ही हैं कि हर एक बच्चा अपनी व्यक्तिगत विभिन्नता को लिए हुए है, तो हम ये प्रयास करते हैं कि एक इंडिविजुअल डिफरेंस के होते हुए भी ज्ञान का एक ऐसा ढांचा तैयार करें, एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करें जिसके अंदर हम अपनी आवश्यकता की समस्त वस्तुओं को डाल सकें। जैसा कि हम अपने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में भी देखते हैं कि वो एक सुव्यवस्थित इस प्रकार का ढांचा बनाया गया है कि जिसमें उन्होंने ये तय किया है कि ज्ञान के जो विभिन्न स्वरूप हैं उन स्वरूपों को इस प्रकार से वर्गीकृत करके बच्चों तक पहुंचाया जाए कि वे सभी बच्चे अपने सर्वांगीण विकास की लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें तथा जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हो रहा है वो एक सार्वभौमिक रूप में प्राप्त हो, अर्थात जिसकी यहाँ पर या किसी और स्थान पर या इस समय या आने वाले किसी भी समय पर किसी भी प्रकार में उसकी जो विशेषताएं हैं या उसकी जो उपयोगिताएं हैं उनका क्षरण नहीं होगा। चलो आओ अब हम आगे चल के ये देखने का प्रयास करते हैं कि जब हम ज्ञान का वर्गीकरण करते हैं तो हम ऐसे कौन से आधारों का प्रयोग करते हैं जिससे कि हम ज्ञान को इस रूप में वर्गीकृत करके बच्चों तक पहुंचा सकें कि वो ज्ञान के समस्त स्वरूपों को अपने अंतर्गत समाहित करता हो और हमारे लिए एक सार्वभौमिक आधार भी प्रस्तुत करता हो। इसके संबंध में सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि हम दार्शनिक आधारों का ज्ञान में आवश्यक रूप से समावेश करें। देखो, ये तो हम सब जानते हैं कि जो दर्शन शास्त्र है उसने हमारे ज्ञान को एक बहुत महत्वपूर्ण और सुदृढ़ आधार प्रस्तुत किया है। हम लोग जानते हैं कि हम वैदिक परंपरा से पुरातन काल से जो ज्ञान अर्जित करते हुए चले आ रहे हैं उसके पीछे हमने किसी न किसी दार्शनिक परंपरा को क्या किया है, फॉलो किया है। और भारत तो स्वयं दर्शन शास्त्र का ज्ञाता और उत्पत्तिकर्ता माना जाता है। तो हम ये अवश्य ही चाहते हैं कि हमने अपनी पीढ़ियों से जिस ज्ञान को, जिस दर्शन को खोज कर, समझ कर और अपने प्रयासों के द्वारा पाया है उस ज्ञान को हम अपनी आने वाली पीढ़ियों तक, अपने बच्चों तक आवश्यक रूप में संचरित करें। ये तो आप जानते ही हैं कि दर्शन शास्त्र की विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि बताइए,
हाँ, आदर्शवाद, जैसे प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, जैसे हम गीता दर्शन पढ़ते हैं, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, विभिन्न दर्शनों का अलग अलग अपना अपना महत्व होता है। तो हम क्या करेंगे, हम ये प्रयास करते हैं कि बच्चों के अंदर उन दर्शनों के जो आदर्श हैं उनको डालने का पूर्ण प्रयास करते हैं, ताकि बच्चा अपने जीवन में उस दर्शन के माध्यम से अपने जीवन को सही और गलत का ज्ञान करते हुए आगे की ओर बढ़ सके। देखो, दर्शन रहित जो ज्ञान होगा वो ज्ञान अपने रास्ते से भटक जाए, इसकी बहुत पूरी संभावना होती है। जैसे अगर बच्चे को ज्ञान तो बहुत है लेकिन उसका उपयोग नहीं पता, उसका सही रास्ता नहीं पता, तो वो ज्ञान उसको गलत रास्ते की ओर भी ले जा सकता है। जैसे कि आतंकवादी, ये हम जानते हैं कि उनके पास भी ज्ञान का बहुत भंडार है। बहुत सारी चीज़ें जो बहुत आवश्यक होती है जानना, वो भी जानते हैं, मगर सिर्फ एक आदर्श विचारधारा का उनके अंदर कमी होने के कारण या उन तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाने के कारण उनका जो ज्ञान है वो ज्ञान अपने पथ से हट जाता है, और उसके कितने विध्वंसक परिणाम हमको मिलते हैं ये तो हम सभी जानते हैं। इसलिए बच्चों को दर्शन का ज्ञान भी होना अत्यधिक आवश्यक होता है, जहाँ की आदर्शवाद उनको आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित करता है, प्रकृतिवाद प्रकृति से प्रेम करने को प्रेरित करता है, तो प्रयोजनवाद उनको आवश्यकता अनुसार सभी चीज़ों को अपने अंदर डालने और अपने प्रयोजनों की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही साथ गीता दर्शन अगर उनको सिखाया जाता है तो वो अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित होते हैं, और साथ ही साथ वो हमारी जो स्वर्णिम परंपराएं हैं उनसे भी परिचित हो पाते हैं। इसलिए यह पूर्ण प्रयास करना चाहिए कि हम अपने ज्ञान के माध्यम से बच्चे में अपनी दर्शन परंपराओं को संचरित कर पाएं। सामाजिक आधार, हम अपने बच्चे को समाज के लिए एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज की जो धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है, हमारे रीति रिवाज हैं, उनका संचरण हम बच्चे के अंदर कर पाएँ, ताकि उसका जुड़ाव हमारे समाज के प्रति रहे। और यदि बच्चा समाज से जुड़ा हुआ रहेगा तभी वह अपने उत्तरदायित्वों को भी समाज के प्रति समझ पाएगा और उनका निर्वहन कर पाएगा। और इसी बात को पूर्ण करने के लिए हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम अपने पाठ्यक्रम में या अपने शिक्षा संबंधित उद्देश्यों की पूर्ति में सामाजिक आधारों का भी समावेश करें। इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों को सामाजिक विषयों का ज्ञान दिया जाता है। राजनीतिक आधार, बच्चे को राजनीतिक आधारों की जानकारी देना अत्यधिक आवश्यक होता है। यदि बच्चा राजनीतिक आधारों को नहीं समझ सकता तो वो कभी भी अपनी इस समाज में, इस राष्ट्र में या इस राज्य के लिए हितकारी भूमिकाओं को भी नहीं समझ पाएगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम बच्चे को हमारी जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनका ज्ञान करवाएं। उस अपने समाज में, अपने नगर में, अपने ग्राम में उसकी जो सारी व्यवस्थाएं हैं उसको उनका ज्ञान हो, तथा साथ ही साथ वो अपने कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में भी सजग हो जाएं। ज्ञान जो है तब तक अपना महत्व नहीं रखता है जब तक कि उसके अंदर वैज्ञानिकता को सम्मिलित नहीं किया जा सके। जब भी हम ज्ञान बच्चों को देते हैं तो हम इसका पूरा प्रयास करते हैं कि बच्चे के अंदर जो बातें मिथ्या रूप में या इधर उधर से आ जाती है
मान्यताओं के संबंध में आ जाती है, उनके पीछे जुड़े हुए वैज्ञानिक सिद्धांतों को वो समझ सके, वो इस बात को समझ सके कि किसी भी बात पर विश्वास तभी किया जाना चाहिए कि जब उसके लिए हमारे पास पूर्ण रूप से तर्क उपस्थित हों। जैसे इसका एक उदाहरण है कि बच्चे सामान्य रूप में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जैसी घटनाओं के बारे में अपने परिवार से आने वाली बातों को मान लेते हैं। ये कहा जाता है कि ग्रहण के समय पे स्नान ना करें, भोजन ना करें, या बहुत सी और ऐसी बातों के बारे में भी धारणाएं बच्चों के मन में भर दी जाती है। तो ये जो ऐसे अंधविश्वास हैं, इनको बच्चा अपने दिमाग पर हावी होने देने की बजाय उसके तर्कों से उसकी पुष्टि कर सके या उनको एक खगोलीय घटनाओं के रूप में समझ सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि बच्चों को ज्ञान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण देते हुए दिया जाए, ताकि वो मिथ्या विश्वासों से, अंधविश्वासों से दूर रह सके। ज्ञान के प्राकृतिक आधारों को ज्ञान में सम्मिलित करके हम बच्चों को प्रकृति से जुड़ाव महसूस करवा सकते हैं। और ये तो देखा ही जाता है कि इस बात को हमारी शिक्षा नीति में भी आधार देते हुए बच्चों की जो प्राथमिक शिक्षा है उसको उनको प्राकृतिक आधार देने पर जोर दिया गया है।